नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ। तो जो आज कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है ईश्वरन, जो R.K. नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी सुनाने से पहले एक निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ी गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जून महीने की एक शाम, जब इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था, मालगुड़ी कस्बे के सारे विद्यार्थी उत्सुकता से पागल हो रहे थे। लेकिन ईश्वरन कुछ इस तरह निश्चित होकर घूम फिर रहा था जैसे उसे इससे कोई लेना देना ही नहीं। उसकी कस्बे में ख्याति यह थी कि लड़का इंटर करने में ही बूढ़ा हो जाएगा। उसने अल्बर्ट मिशन कॉलेज में जब दाखिला लिया था तब वह काफी छोटा ही था। ऊपरी होठ पर हल्की मूछें उगने लगी थी, लेकिन अब भी वह परीक्षा में पास होकर बाहर नहीं निकल सका। यद्यपि उसका बदन काफी बड़ा और तगड़ा हो गया था। ठोड़ी सांवली और चमड़े की तरह कठोर हो गई थी। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि सिर पर बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। पहली दफा जब वह फेल हुआ, माँ बाप ने सहानुभूति जताई। दूसरी दफा फेल होने पर उसे कुछ सहानुभूति मिल गई, लेकिन इसके बाद फेल होने पर वह उसकी आलोचना करने लगे। और इसके बाद भी जब वह पास नहीं हुआ तब लोगों ने उसके नतीजे में रुचि लेना ही खत्म कर दिया। उसके माँ बाप अक्सर कहते, अब तुम पढ़ाई लिखाई बंद करके कोई और काम क्यों नहीं करते। इस पर वह कहता, एक मौका और दे दो, बस आखिरी मौका। इस तरह वह बड़ी निष्ठा से इम्तिहान पास करने में लगा रहता। अब पूरा कस्बा नतीजे के इंतजार में बेचैन था। लड़के सड़कों पर ग्रुप बनाए टहल रहे थे, सरयू के किनारे बैठे चिंता की मुस्कुराहट बिखेरते, दांतों से नाखून काटते दिखाई दे रहे थे। बहुत से सीनेट हाउस के दरवाजे पर भी खड़े अंदर की तरफ नजर डाल रहे थे, जहां एक बैठक चल रही थी। लड़कों की ही तरह उनके माँ बाप भी चिंतित थे, लेकिन ईश्वरन के माँ बाप निश्चिंत दिखाई दे रहे थे और अपने पड़ोसियों को अपने बेटों के लिए चिंतित देखकर वे बोले, ईश्वरन के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसका रिजल्ट तो पहले से पता है। ईश्वरन ने यह सुना तो बोला, इस दफा शायद मैं जरूर पास हो जाऊंगा, मैंने बहुत मेहनत की थी। इस वक्त तुम दुनिया के सबसे बड़े आशावादी बन रहे हो, लेकिन पहले भी तो हर साल तुम यही आशा लेकर इम्तिहान देते थे। पिछले साल मैं सिर्फ लॉजिक में फेल हुआ था, वह भी बहुत कम नंबर से। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। जो हो, अब तुम भी दूसरे लड़कों की तरह वहीं क्यों नहीं पहुंच जाते और नतीजे का इंतजार करते। उसकी माँ ने कहा। इस पर ईश्वरन ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है इसकी, अगर मैं पास हुआ तो खबर घर आ ही जाएगी। मैं पिछले साल भी खुद तो नहीं गया था, उस वक्त मैं सिनेमा देखने चला गया था। पूरे 2 शो देखने के बाद बाहर निकला था। इसके बाद वह गाना गुनगुनाते हुए बाथरूम में घुस गया। धीरे धीरे देर तक बाल काटता रहा, क्योंकि वह जानता था कि बार बार फेल होते रहने के कारण उसके साथी उसे विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं। वह जानता था कि उसके पीछे उसका पूरा परिवार और कस्बे के सभी लोग उस पर हंसते हैं। उसे लगता था कि इस कारण वे उसके अच्छे कपड़े पहनने, शानदार ढंग से बाल काटने और बढ़िया इस्त्री किया कोट पहनने को ठीक नहीं समझते। वह एक असफल व्यक्ति है, इसलिए उसे ऐसी शान दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। लोग उसे मोटी चमड़ी वाला मूर्ख समझते थे, लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। वह दूसरों के व्यवहार का जवाब और ज्यादा शान बघार कर देता, लेकिन यह सब एक छलावा ही था। अपने भीतर वह बहुत दुखी रहता था और प्रार्थना करता रहता था कि उसे सफलता प्राप्त हो। नतीजा निकलने वाले दिन उसके मन में एक जबरदस्त ऊहापोह थी। बाहर निकलते हुए वह बोला, माँ, रात के खाने पर मेरा इंतजार मत करना, मैं होटल में ही कुछ खा पी लूंगा।
और पहले स्टॉकेज में 2 शो सिनेमा देखूंगा। जब वह विनायक स्ट्रीट से गुजर रहा था, उसने देखा कि बहुत से लड़के कॉलेज चले जा रहे हैं। वे पूछने लगे, तुम भी कॉलेज चल रहे हो? हाँ, जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। कहाँ? पहले स्टॉकेज। यह सुनकर लड़के हंसने लगे। लगता है तुम्हें अपना नतीजा मालूम हो गया है ना? हाँ, हो गया है, नहीं तो मैं इस वक्त सिनेमा देखने क्यों जाता। तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 785। जो भी नंबर उसके दिमाग में आया उसने बोल दिया। लड़के हंसते हुए आगे बढ़ गए। तुम्हें इस बार जरूर प्रथम श्रेणी प्राप्त होगी। 4 आने वाला टिकट लेकर वह एक कोने में जा बैठा। फिर चारों तरफ देखा, कहीं कोई लड़का नजर नहीं आया। कस्बे के सब लड़के इस वक्त कॉलेज के सामने खड़े थे। ईश्वर को यह देखकर बुरा लगा कि सिनेमा हॉल में एक भी लड़का नहीं है। लगता है भाग्य ने उसे हर मामले में अपने साथियों से अलग कर दिया है। यह सोचकर वह उदास हो आया और उसे खुद अपने से वितृष्णा होने लगी। तभी रोशनी बुझ गई और पिक्चर शुरू हो गई। तमिल की इस फिल्म में दुनिया के सभी देवी देवता प्रकट होने लगे। उसने देखा कि फिल्म की हीरोइन स्वर्ग में खड़े एक पेड़ की डाल पर बैठी है और एक गाना गा रही है। गाना आधे घंटे तक चलता रहा, जिससे ईश्वरन बोर होने लगा और फिर अपने उस दिन की मनः स्थिति में लौट आया। वह फिर उदास हो गया। हीरोइन से बोला, देवी, मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ, अब यहाँ से कहीं और चली जाओ। लगा कि हीरोइन ने सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली और वह वहां से चली गई। अब गाने में ज्यादा रोचक चीजें पर्दे पर आने लगी। लड़ाई, बाढ़, आसमान से कोई जमीन पर गिरा, समुद्र के भीतर से कोई बाहर निकल आया, आग बरसने लगी, फूल झड़ने, लोग मरने लगे, फिर कुछ जिंदा होकर खड़े हुए, इत्यादि इत्यादि। सिगरेट बीड़ी के धुएं के बीच से ये मजेदार दृश्य दिखाई दिए। पर्दे के भीतर और सामने बैठे लोगों की आवाजें ही आवाजें, नाच गाने, सोडा बेचने वालों के नारे, दर्शकों की मनोरंजक टीका टिप्पणियां। इन सब के बीच ईश्वरन अपनी परीक्षा की परेशानियों को कई घंटे तक भूला रहा। रात को 10 बजे शो खत्म हुआ। दूसरा शो देखने के लिए बाहर भीड़ जमा थी। ईश्वरन बाहर निकला और सिनेमा के सामने बने रेस्तरां आनंद भवन में घुस गया। इसका मालिक एक बम्बई का आदमी उसे जानता था। देखते ही पूछने लगा, ईश्वरन साहब, आज कॉलेज का रिजल्ट निकलने वाला है, आपका क्या हुआ? मैंने इस साल इम्तिहान दिया ही नहीं, ईश्वरन ने जवाब दिया। क्यों भाई, मेरा ख्याल है कि आपने फीस तो जमा की थी। ईश्वरन हंसकर बोला, आप ठीक कहते हो, मैं इंटर में पास हो गया। कितनी खुशी की बात है, आप तो काफी तेज हैं। हनुमान जी की प्रार्थना करने से हमेशा सफलता मिलती है। अब क्या करने का विचार है? अब अगली क्लास में जाऊंगा और क्या, उसने कहा। फिर उसने खाने पीने के लिए कुछ चीजें मंगाई और जल्दी से खा पीकर बाहर निकल गया। जब बिल के पैसे दे रहा था तो मालिक बोला, पास होने की खुशी में जब दावत दें तो मुझे जरूर याद कर लें। ईश्वरन ने फिर एक टिकट खरीदा और दोबारा सिनेमा में घुस गया। एक बार फिर देवी देवताओं की वही लड़ाई, वही गाने पर्दे पर दिखाई देने लगे। फिर वह इनमें उसी तरह खो गया। जब उसने अपने ही बराबर जवान लड़कों को स्वर्ग में नाचते गाते और पानी में उछल कूद करते देखा तो वह बोला, तुम यह सब मजे ले सकते हो क्योंकि तुम्हें इम्तिहान के नतीजे का इंतजार नहीं। और वह सोचने लगा कि काश वह भी इस दुनिया में पहुंच पाता। इसके बाद फिर फिल्म की हीरोइन उसी तरह पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाने लगी और फिर उसका मन फिल्म से उखड़ गया। उसने पहली दफा सिर उठाकर हॉल में इधर उधर नजर डाली। उसने देखा कि कॉलेज के बहुत से लड़के जगह जगह पर टोलियां बनाए बैठे हैं और मजे से फिल्म देख रहे हैं। कुल मिलाकर 50 के करीब लड़के थे। वह समझ गया कि रिजल्ट निकल गया है और ये सब पास होने की खुशी में पान खाकर आए हैं और अब मौज कर रहे हैं। उसे लगा जैसे ही हॉल में रोशनी होगी ये सब उसे देखेंगे और परेशान करेंगे। पहले की तरह वे सब
उससे वही मजाक करेंगे जिन्हें वह सह नहीं पाएगा। इन बातों से अब उसे बहुत चिढ़ होने लगी। उसने तय किया कि इन बातों को अब वह और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। वह हॉल के एक सबसे दूर के कोने में जाकर बैठ गया। पर्दे की तरफ देखा, वहां कोई भी मनोरंजक दृश्य नहीं आ रहा था। हीरोइन अब तक वहीं बैठी थी और करीब मिनट तक उसे यही गाना गाते रहना था। निराश होकर वह उठा, किनारे किनारे लोगों से बचते हुए दरवाजे तक आया और चुपचाप बाहर निकल गया। इन सफल लड़कों को देखकर उसे अपने आप से चिढ़ हो रही थी। वह सोचने लगा, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। जो आदमी एक मामूली सा इम्तिहान भी पास न कर सकता हो। यह विचार उसके दिमाग में पनपने लगा। इन परेशानियों का कोई हल जरूर होना चाहिए, और है मर जाना और ऐसी नई दुनिया में पहुंच जाना जहां उसी की उम्र के इम्तिहान के संकट से मुक्त लड़के नाच गा रहे हैं, कमल से भरे तालाबों में तैर रहे हैं। उस स्वर्ग में कोई परेशानी नहीं है, न सीनेट हाउस की दीवारें हैं जिन पर लगे नतीजों को साल दर साल देखना पड़े। समस्या का यह हल सोचकर उसे काफी चैन महसूस हुआ। उसका दिमाग हल्का हो गया। वह होटल की तरफ लौटा। मालिक बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। ईश्वरन ने उससे कहा, सेठ जी, इस वक्त तकलीफ दे रहा हूँ, माफ करना। क्या आप मुझे कागज और पेंसिल दे सकते हैं? बहुत देर हो गई है, मालिक ने कहा और मेज से उठाकर एक कागज और पेंसिल का टुकड़ा दे दिया। ईश्वरन ने पिता के लिए उस पर एक संदेश लिखा और कागज को सावधानी से मोड़कर कोट की भीतरी जेब में रख लिया। फिर पेंसिल वापस देकर होटल से बाहर आ गया। सामने रेस कोर्स रोड थी। उसे पार कर वह मार्केट रोड पर आया और दाएं मुड़कर आलामन रोड होते हुए सरयू नदी के तट पर आ पहुंचा। इसका हरहराता जल शीघ्र ही उसे अपने भीतर समा लेगा और उसकी तकलीफों का अंत हो जाएगा। मुझे अपना कोट उतारकर नदी के किनारे रख देना चाहिए, उसमें खत रखा हुआ है। वह रेत पर चलने लगा। फिर वह घाट की सीढ़ियों पर पहुंचा और कोट उतारकर नीचे उतरने लगा। हाथ जोड़कर ऊपर सितारों की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, अगर मैं 10वीं दफा भी एक इम्तिहान पास नहीं कर सकता तो दुनिया में मुझे रहने का क्या अधिकार। उसका पैर अब पानी में थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर यूनिवर्सिटी की इमारतें दिखाई दे रही थी। सीनेट हाउस में एक रोशनी जल रही थी। आधी रात बीत रही थी। कॉलेज 15 मिनट की दूरी पर था। उसने सोचा, क्यों न एक बार वहां जाकर नतीजे की सूची देख ले। उसे मरना तो है ही, अब बोर्ड को देखने से डरने की क्या जरूरत। वह नदी से बाहर निकल आया, सीढ़ियां चढ़कर फिर रेत पर आ गया। दूर घड़ी ने 12 के घंटे बजाए। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। सामने नदी बह रही थी और पेड़ पौधों से सरसर की आवाजें निकल रही थी। रेत से गीले उसके पैरों को हवा ठंडी लग रही थी। वह अकड़कर सीनेट हाउस के बरामदे में घुसा और बुड़बुड़ाया, यहाँ मुझे किसी का कोई डर नहीं। वहां कोई नहीं था। कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। सारी इमारतों में अंधेरा था, सिवा उन सीढ़ियों के जिनके ऊपर एक बल्ब चल रहा था और उसके नीचे दीवार पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। जब उसने लिस्ट पास से देखने के लिए पैर ऊपर किए तो उसका दिल धक होकर रह गया। बल्ब की रोशनी में वह रोल नंबर देखने लगा। उसका गला सूख रहा था। पहले उसने 3 श्रेणी में पास होने वालों के नंबर देखे। उसका अपना नंबर 501 था। इससे पहले पास होने वाला नंबर 498 और इसके बाद एकदम 703 नंबर आ गया। मेरे पीछे और आगे बहुत से लोग हैं, उसने सोचा। जब वह सीनेट हाउस में घुस रहा था तो उसे बहुत उम्मीद थी कि पास हुए लोगों में उसका नंबर जरूर होगा। वह सोच रहा था कि अपना नंबर देखकर उसे कैसा लगेगा। वह दौड़कर घर पहुंचेगा और सबसे कहेगा कि उन्होंने जो कुछ भी अब तक मेरे खिलाफ बोला है उसके लिए माफी मांगे। लेकिन अब ध्यान से सब नंबर देख लेने के बाद उसकी असफलता उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
उसका नंबर सूची में नहीं था। अब नदी, वह निराश होकर सोचने लगा, सजा पाए व्यक्ति की तरह, जिसे झूठी ही सही उम्मीद तो थी, वह अब बिल्कुल टूट गया। नदी, नोटिस बोर्ड को संबोधित करते हुए उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह पीछे मुड़ा, लेकिन मैंने अच्छी श्रेणी में पास लोगों के नंबर तो नहीं देखे। यह सोचकर वह फिर नोटिस बोर्ड को देखने लगा। प्रथम श्रेणी, इसमें पहला नंबर भी एक ही था और 6 लोगों के नंबर थे। पता नहीं ये इतने आगे कैसे निकल जाते हैं, वह सोचने लगा। इसके बाद उसने द्वितीय श्रेणी के नंबरों पर नजर दौड़ाई। ये 2 लाइनों में लिखे थे। पहला नंबर 98, कुल मिलाकर 15 नंबर थे। एक एक नंबर को बड़े ध्यान से देखता वह आगे बढ़ने लगा और नंबर 350 पर आया। फिर 400 था, इसके बाद 501 और फिर 600। दूसरी श्रेणी में 501। क्या वह सच हो सकता है? वह चीखा, फिर रुक गया और बार बार इस नंबर को देखने लगा। हाँ, यही नंबर है। उसे दूसरी श्रेणी मिली है। अगर यह सही है तो अगले वर्ष मैं बीए में बैठूंगा। यह बात उसने इतने जोर से चिल्लाकर कही कि सारी इमारत गूंज उठी। अब जो भी मुझे बेवकूफ कहेंगे उन्हें मैं जान से मार दूंगा, उसने घोषणा की। उसे बेहोशी आने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया। सालों का संशय और निराशा एकाएक हटनी शुरू हो गई और मुक्ति का यह झटका इतना शक्तिशाली था कि उसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी नाड़ियों में खून तेजी से दौड़ने लगा और खोपड़ी के भीतर समा नहीं पा रहा था। कोशिश करके उसने अपने को संभाला। मन में गाने की एक धुन अपने आप उभर आई। उसे लगने लगा कि वह दुनिया का अकेला बाशिंदा है, उसका मालिक भी। उसने अपनी छाती ठोकी और नोटिस बोर्ड को संबोधित करके बोला, जानते हो मैं कौन हूँ? कल्पना में अपनी मूंछ ऐंठी, खुद हो कर हंसने लगा और कहने लगा, दूल्हे के लिए घोड़ा तैयार किया जाए। फिर नोटिस बोर्ड पर एक और नजर डालकर वह बाहर निकल आया। राजा की तरह आगे बढ़ा। आखिरी सीढ़ी पर एक क्षण रुका और घोड़े का इंतजार किया। घोड़ा पास आ गया तो हुक्म दिया, घोड़ा और पास ले आओ। सुनते हो? घोड़ा और पास आ गया। उसने उस पर सवार होने का भाव दिखाया और उसे चाबुक लगाई। उसकी आवाज नदी के किनारे तक गूंज गई। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसने अपने बाजू घुमाए और घोड़ा रेत पर दौड़ने लगा। वह जोर से चिल्लाकर कहने लगा, सामने से हट जाओ, राजा की सवारी आ रही है। जो भी रास्ते में आएगा तब कर खत्म हो जाएगा। मेरे पास 500 घोड़े हैं, वह रौब से कहने लगा। रोल नंबर उसके दिमाग में अटक गया था और बार बार आ जा रहा था। वह नदी के किनारे कई दफा आगे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन उसे संतोष नहीं हो रहा था। वह बोला, प्रधानमंत्री, यह घोड़ा अच्छा नहीं है और 501 घोड़े मुझे ला कर दो। सब द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। इसके बाद इस घोड़े को चाबुक मारकर वह वापस लौट गया। शीघ्र ही प्रधानमंत्री उसके लिए एक दूसरा घोड़ा लेकर आया। वह शान से उस पर सवार हुआ और बोला, यह ज्यादा अच्छा है। अब वह इस घोड़े पर चक्कर लगाने लगा। यह अद्भुत नजारा था। तारों की हल्की रोशनी में, सन्नाटे में अकेला वह अपनी ही जीप से घोड़े की टप टप आवाजें करता रेत में दौड़ रहा था। एक हाथ से बागडोर थामे घोड़े को इधर उधर भागते, दूसरे से कल्पना की मूंछों को मरोड़ते वह घोड़े पर इस तेजी से दौड़ने लगा मानो तूफान आ गया हो। उसे लगा कि अब उसने जीत हासिल कर ली है। शीघ्र ही वह रेत पर पूरे मैदान को पार कर जाएगा। वह पानी के किनारे आया, एक क्षण रुका और घोड़े से फुसफुसाकर पूछा, तुम्हें पानी से डर तो नहीं लगता? तुम्हें यह नदी पार करनी है, वरना मैं 501 रुपए कभी नहीं चुकाऊंगा। उसे लगा कि घोड़ा पानी में कूद गया। दूसरे दिन दोपहर के बाद उसका शरीर नदी में आधी मील आगे पड़ा मिला। इससे पहले लोगों को नदी के किनारे उसका कोट मिल गया था, जिसमें रखी पर्ची भी पढ़ ली गई थी। पूज्य पिताजी, जब आपको मेरा यह पत्र मिलेगा
मैं नदी के तल में पहुंच चुका हूँगा। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरी चिंता मत कीजिए। आपके और भी बेटे हैं जो मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।